हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लाए हैं आरएसी का यूनिट 3 वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, BARS शॉर्ट में बोलते हैं। अब इसमें क्या है, सिंपली इसमें क्या कर दिए हैं कि जहाँ पे हमारा ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिल आता था वहाँ पे हम लगा दिए हैं वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। इसमें क्या है, जैसे हम BAC में मतलब वेपर एब्जॉर्प्शन जो हमने इसके पहले देखा था VCR में वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन में, उसमें हमारा 4 कंपोनेंट था। एक कंप्रेसर, कंडेंसर और एक्सपेंशन डिवाइस और इवोपोरेटर। अब इसमें क्या किए हैं, जो 4 कंपोनेंट था उसमें से हम जो कंप्रेसर है उसको हम रिप्लेस करके हमने इसमें 3 चीज़ लगा दिया है। जनरेटर, पंप है, अब्जॉर्बर। इसका ये लगा दिया है, मतलब कंप्रेसर को हमने हटा के ये तीनों लगा दिया है। इसको से हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है बहुत कम आती है और इसका COP भी हमारा लो होता है। BR साइकिल इज यूज वेयर द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज हाई। हम इसका वहीं यूज़ करते हैं जहाँ हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल हाई आएगा, वहीं पर हम यूज़ करेंगे। नहीं तो ये मतलब इसका COP लो आ रहा है तो इसका मतलब हमारा ज़्यादा इफिशियंट नहीं है, परफॉर्मेंस अच्छा नहीं इसका। BR साइकिल इज यूज वेयर लार्ज वेस्ट इट इज अवेलेबल, जहाँ पे लार्ज वेस्ट होता है। सोलर रेफ्रिजरेशन सिस्टम बेस्ड ऑन BR, मतलब जो सोलर आजकल जो लगा रहे हैं ना वो किस पे बेस्ड है, इसी साइकिल पे, वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन साइकिल में। इसमें देखो 2 टाइप आता है, इसमें हम सिर्फ 2 टाइप बता रहे हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट जो है, क्योंकि आपका एग्जाम आ रहा है तो इंपॉर्टेंट चीज़ बताएंगे। 2 चीज़ इसमें, 2 साइकिल इंपॉर्टेंट, और वो दोनों में से कोई आती एक, या फिर उसका न्यूमेरिकल आएगा या फिर डेरिवेशन आएगा, पक्का आता है। इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूँ 2 चीज़। एक आता है हमारा अमोनिया वाटर, मतलब NH3H2O, इन विच अमोनिया वाटर BAR सिस्टम, और दूसरा हमारा आता है लिथियम ब्रोमाइड वाटर BR सिस्टम। इसमें क्या होता है, जैसे हम पहला लेते हैं अमोनिया वाटर। अमोनियम क्या होता है, इसमें अमोनिया वाटर BR सिस्टम में अमोनिया जो है ऐड करता है हमारा रिफ्रिजरेंट, और वाटर जो है ऐड करता है हमारा अब्जॉर्बेंट। और उसी में हम लिथियम ब्रोमाइड वाटर में देखें, इसमें क्या करता है, वाटर जो हमारा ऐड करता है रिफ्रिजरेंट और लिथियम ब्रोमाइड ऐड करता है अब्जॉर्बेंट। यही दोनों में डिफरेंस है। अब देखिए यहाँ अमोनियम वाटर में यूज़ सब जीरो कूलिंग, इसमें मतलब कूलिंग जो है बहुत कम रहती है, मतलब ये 0 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा। पर लिथियम ब्रोमाइड H2O में, लिथियम ब्रोमाइड वाटर में अप टू 100 डिग्री और अबव 0 डिग्री अब, क्योंकि वहाँ जो वाटर है 0 डिग्री के बाद हमारा फ्रीज हो जाता है तो ये रिफ्रिजरेंट वर्क नहीं करेगा, इसीलिए 0 से या फिर और ज़्यादा हाई टेम्परेचर में ये लिथियम ब्रोमाइड वाटर का यूज़ करेंगे। देखिए वेपर जो सिस्टम इज़ यूज फॉर हाई रेफ्रिजरेशन मोर देन 80 और 100 टन। इसमें जो है हमारा रेफ्रिजरेंट बहुत ज़्यादा लगता है, 80 से उससे ज़्यादा, क्योंकि एग्जाम्पल जैसे कोल्ड स्टोरेज, ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, कोल्ड स्टोरेज में, फिर आइस प्लांट में। अब देखिए इसका COP क्या होगा, पहले हम आपको मतलब इसमें डायग्राम दिखा देते हैं कि क्या होता है। देखिए पहले हमने जैसे पहले बताया है, पहला बनाया है क्या, अमोनियम वाटर BR साइकिल, दूसरा है हमारा लिथियम वाटर BR साइकिल। अब पहला है लिथियम अमोनियम वाटर BR साइकिल। इसमें मैंने क्या बताया, जो अमोनिया हमारा एक्ट कर रहा है रिफ्रिजरेंट, और H2O क्या करता है, H2O हमारा ऑब्जॉर्बेंट का काम करता है। देखिए जैसे मैंने ये हटा दिए, ये हटा देंगे, यहाँ पे अगर कंप्रेसर लगा देंगे तो हमारा VCR साइकिल बन जाएगा, वेपर कंप्रेशन साइकिल रेफ्रिजरेटर। इवोपोरेटर है, यहाँ कंप्रेसर लगाते हैं, कंडेंसर और एक्सपेंशन डिवाइस। अब अगर हम इसी को कंप्रेसर को यहाँ से रिमूव करती हैं तो हमारा क्या बन गया, इसमें हम 3 चीज़ लगा दिए हैं कंप्रेसर को रिप्लेस करके, एक अब्जॉर्बर, पंप और जनरेटर, 3 चीज़ लगा दिया है। अब इसका हम टाइप देखते हैं। जैसे हमारा पहला टाइप है अमोनिया वाटर BR साइकिल, जिसमें अमोनिया हमारा ऐड कर रहा है रिफ्रिजरेंट और वाटर हमारा ऐड कर रहा है अब्जॉर्बेंट। ये पहला हमारा जो अमोनिया है अब्जॉर्बेंट जाएगा, यहाँ पर हमारा वाटर मिला रहेगा, फिर ये वाटर से मिक्स हो जाएगा, मतलब इसके बाहर निकल जाएगा अमोनिया प्लस वाटर। अब अमोनिया प्लस वाटर पंप में जाएगा, पंप क्या करता है, मतलब हाई ऊपर भेजेगा, फिर ये ऊपर आएगा जनरेटर में, जनरेटर हमारा QG मतलब ऐड कर रहा है QG। फिर यहाँ से ये क्या कहते हैं, मतलब बढ़ जाएगा, भी अमोनिया इधर चला जाएगा H2O, फिर वापस आ जाएगा ऑब्जॉर्बर में। ऑब्जॉर्बर मेनली हमारा क्या काम करता है, जैसे अमोनिया है ना, अमोनिया बहुत हाई, मतलब इसका टेम्परेचर अमोनिया का बहुत ज़्यादा है, तो हमने ऑब्जॉर्बर क्यों लगाया, क्योंकि H2O जो है यहाँ से आ रहा है, इसका टेम्परेचर बहुत कम है, तो इस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हमें वाटर पास कराया है। फिर अब अमोनिया जाएगा कंडेंसर में, जो मतलब और सब साइकिल में काम कर रहा था वही काम करेगा। अमोनिया जाएगा कंडेंसर में, कंडेंसर फिर एक्सपेंशन डिवाइस, फिर इवैपोरेटर, फिर यही से यूज़ करेगा वही सेम टू सेम। मेन थिंग इसमें ये है कि जैसे ये है ना COP ऑफ मैक्सिमम, ये निकालना बहुत मुश्किल है, तो हम ये भी इसका भी आता है
इसका डायरेक्ट न्यूमेरिकल मतलब न्यूमेरिकल भी आता है, डेरिवेशन भी आता है, तो हम आप लोग को डेरिवेशन बता देते हैं। फिर उसके बाद हम ये वाला साइकिल बात करते हैं, लिथियम ब्रोमाइड वाटर वीआर साइकिल। इसमें बस वही है कि वाटर हमारा एक्ट करेगा, ये जो वाटर है एक्ट करेगा हमारा रिफ्रिजरेंट, और लिथियम ब्रोमाइड हमारा एक्ट करेगा अब्जॉर्बेंट। अब देखिए जो हमारा वो क्या कहते हैं, अगर अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखते हैं तो इसमें क्या कर रहा है, इसमें हमारा क्यू ऐड कर रहा है। ये तो इपोरेटर है जो हमारा लो टेम्परेचर से हीट लेता है, हाई टेम्परेचर भेजता है, तो ये क्यू ई, क्योंकि हमारा हीट क्या है इपोरेटर का, और हमारा जनरेटर क्यू जी, इसमें भी हीट दिया जा रहा है, और एक हमारा वर्क पंप है। तो हम इसमें क्या बेसिकली बता रहे हैं कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है उसमें क्या होता है कि जो हमारा मतलब जितना हीट आएगा उतना हीट निकलेगा, मतलब क्यू इन और क्यू आउट इक्वल होता है अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो इसमें क्या हो जाएगा कि जो कंडेंसर है, कहाँ ये कंडेंसर है, क्यू आउट हो रहा है, मतलब कंडेंसर क्यू सी मान लेते हैं, क्यू सी इक्वल होगा कि इसमें क्यू जी प्लस क्यू, क्योंकि इन हो रहा है दोनों से, क्यू जी प्लस क्यू। ये सिर्फ बेसिकली समझा रहा था ओनली। अब देखिए इसमें हम क्या करते हैं, इस साइकिल को हम कंसीडर कर लेते हैं, ये एक रिवर्सिबल साइकिल है। अगर हम रिवर्सिबल साइकिल इसको कंसीडर कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो चेंज ऑफ इंथैल्पी होता है, चेंज ऑफ इंथैल्पी जो इनिशियल इंथैल्पी जो हमारा होगा, चेंज ऑफ इंथैल्पी क्या होता है, डेल क्यू अपॉन टी, जो टेम्परेचर रहेगा। तो चेंज ऑफ इंथैल्पी क्या होता है, जो अगर हम मान लेते हैं कोई भी चीज़ रिवर्सिबल है, रिवर्सल, तो उसमें क्या हमारा जो इनिशियल इंथैल्पी है वो इक्वल टू हमारा होता है, इक्वल टू द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम आफ्टर द चेंजिंग ऑफ इस कंडीशन, मतलब इक्वल हो जाता है जो कंडीशन चेंज हुआ रहता है उसके इक्वल हो जाता है हमारा फाइनल एंट्रोपी के। तो इस केस में क्या है, जैसे हम एंट्रोपी इसका देखते हैं, ये हमारा आउट हो रहा है, मतलब ये आउट हो रहा है, इस कंडीशन में हमारा क्या जाए, ये देख क्यू ई है, क्यू ई मतलब पहला इसका एंट्रोपी, डेल एस ये क्या है इवोपरेटर, इसको ई मान लेते हैं, प्लस, और ये भी इन ही हो रहा है, मतलब जनरेटर का इसी साइड लिखा जाएगा, डेल एस जी इज इक्वल टू हमारा ये क्यू आउट कंडेंसर का डेल एस, कंडेंसर को हम क्या मान लेते हैं सी। ये दोनों इक्वल होगा क्योंकि हमारा ये हमने कंसीडर कर लिए, ये हमारा क्या है रिवर्सिबल कंडीशन है। तो अब इसका हम सिंपली सॉल्व करते हैं, क्या हमको निकालना है, सीओपी निकालना है, मेन हमारा काम यही है, सीओपी निकालना है मेन मेटर। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्यू कितना हो रहा है, क्यू ई, और इसका टेम्परेचर कितना है टी, एंट्रोपी यही होता है ना, चेंज ऑफ हीट अपॉन टाइम, प्लस डेल जी मतलब इसका क्यू जी अपॉन टी जी इज इक्वल टू, अब ये कंडेंसर का एंट्रोपी इसको क्यू सी मान लेते हैं अपॉन टी सी, टेम्परेचर वाइज सेम है। अब इसको सिंपली सॉल्व करना है, सिंपली तरीके से, सिर्फ मैथमेटिकल फार्मूला है, अब इसके आगे कुछ नहीं है। अब हम देखिए आप लोग पूरा सिर्फ मैथमेटिकल लगाएंगे, इसको इधर करेंगे, इसको उधर करेंगे बस। अब देखिए जो मैंने आपको ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स समझाया था, अब यही चीज़ मैं इसमें पुट करूँगा, क्यू सी के बराबर ये पुट कर दूंगा, क्यू जी प्लस क्यू ई, ये हो जाएगा क्यू ई अपॉन टी प्लस क्यू जी अपॉन टी जी इज इक्वल, अब क्यू सी बराबर मैंने ये पुट कर दिया, क्यू जी प्लस क्यू ई अपॉन टी सी। बहुत सिंपल है, पूरा मैथमेटिकल लगाऊंगा, कुछ है नहीं। अब देखिए इसमें कुछ कॉमन मिल रहा है, देखिए क्यू ई कॉमन ले लेते हैं, क्यू जी कॉमन ले लेते हैं। अब क्यू ये इस साइड आएगा तो मतलब हो जाएगा क्यू ई ब्रैकेट में 1 अपॉन टी ई माइनस 1 अपॉन टी सी, ये वाला इस साइड लाया है, वह इक्वल हो जाएगा। अब इसमें क्यू जी कॉमन ले लेते हैं, क्यू जी कॉमन लेते हैं तो ये बचेगा 1 अपॉन टी सी, ये वाला इस साइड आएगा तो माइनस में 1 अपॉन टी जी, सिंपली है। अब देखिए इसमें हम आपको लोग बता दें मोन में टू क्या है, मोन में टू हमारा ये है सीओपी निकालना। सीओपी हमारा क्या होता है, डिजायर इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। तो डिजायर इफेक्ट क्या होगा, इसमें मेनली आपको समझ में आ रहा है, डिजायर इफेक्ट हमारा यही होता है क्यू ई, ये हमारा डिजायर इफेक्ट है क्यू ई, ठीक। अब वर्क इनपुट हमारा दो चीज़ आ रहा है, एक हमारा ये जनरेटर का वर्क इनपुट आ रहा है क्यू जी, और एक हमारा ये है पंप का हम पहले से स्टार्टिंग में मान लिए हैं कि ये क्या है निग्लेक्टेबल, इसको हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा अपॉन क्यू जी, ये हो जाएगा सीओपी। अब सीओपी इसका कैसे निकालेंगे, अगर हम इसको हम क्यूजी को निकाल लेते हैं इन द टर्म ऑफ क्यू ई के, तो सीओपी हमारा बहुत सिंपली आ जाएगा,
तो वही हम निकाल रहे हैं, इसमें क्यू जी निकाल रहे हैं इन द टर्म ऑफ क्यू ई के। तो चलिए सॉल्व करते हैं। अब इसको देखिए, नॉर्मली एलसीएम लेते हैं, एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू ई ये हो जाएगा टी ई इंटू टी सी, टी सी माइनस टी। अब ये क्यू जी, इसमें भी वही एलसीएम ले लेते हैं, टी सी इंटू टी जी हो जाएगा टी जी माइनस टी सी। सिंपली है। अब इसमें क्या करना है, इसमें क्यू जी निकालना है हमारा, क्यू जी हो जाएगा, अभी क्यू जी बराबर हो जाएगा हमारा, ये क्यू इसी साइड रहेगा, क्यू ई टी सी माइनस टी ई अपॉन टी इंटू टी सी, ये हो गया। अब ये भी क्या हो जाएगा, इस साइड मल्टीप्लाई करेंगे, ये उल्टा हो जाएगा, टी सी इंटू टी जी अपॉन क्यू जी माइनस टी सी, ये हो गया। अब इसमें कैंसिल क्या, टी सी और टी सी मिल रहा है, कैंसिल कर दीजिए। अब नॉर्मली क्या हो जाएगा, नॉर्मली क्यू जी बराबर क्यू ई टी सी माइनस टी अपॉन टी, इस यहाँ बचा सिर्फ टी जी बचा, टी जी क्यू जी माइनस टी सी, ये हो गया। अब हमारा क्यू जी की वैल्यू आ गई। अब इसमें हम नॉर्मली सी पी ओ निकाल लेते हैं। सी ओ पी क्या होता है हमारा, सी ओ पी इसमें था क्यू ई अपॉन क्यू जी। अब ये क्यू ई फॉर्म में मैंने निकाल लिया है, अब सिंपली कैंसिल हो जाएगा। अब यही पुट करना है क्यू जी की वैल्यू, तो हो जाएगा क्यू ई अपॉन क्यू ई मल्टीप्लाई टी सी माइनस टी ई अपॉन टी, ये हो जाएगा क्यू जी अपॉन क्यू जी माइनस, सॉरी क्यू जी, यहाँ क्यू जी नहीं होगा, यहाँ टी होगा, टी जी, सॉरी गलती से लिखा, टेम्परेचर कंसीडर किया है ना, यहाँ भी टी होगा, टी सी, ये हो गया। अब इसमें क्या मिल रहा है, क्यू ई क्यू कैंसिल। अब इसको हम ऊपर ले जाएं तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा टी अपॉन टी सी माइनस टी, ये हो गया। और इसमें ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा टी जी माइनस टी सी अपॉन टी जी, यही फॉर्मूला, ये हो जाएगा हमारा, ये आ गया सी ओ पी मैक्सिमम, ये सी ओ पी हो गया मैक्सिमम, यही मतलब न्यूमेरिकल आएगा, यही सब मिलाना है। अब देखिए हम जैसे ये लिख गया नॉर्मली, अब देखिए ये टी सी माइनस टी, ये क्या है, देखिए ये इवोपोरेटर है और यहाँ पे कंडेंसर है, कंडेंसर की हमने टीसी टेम्परेचर लिया था। अगर हम आप लोग ध्यान से देखिए, ये हमारा क्या है, ये हमारा कॉर्नॉट, मतलब कॉर्नॉट का सीओपी है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, ये कॉर्नॉट का सीओपी है। और टी जी माइनस टी जी अपॉन टी, ये क्या है, कॉर्नॉट का इफिशिएंसी है, ये वाला इफिशिएंसी ऑफ कॉर्नॉट। इसको तो हम नॉर्मली मतलब सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हैं, सीओपी ऑफ मैक्सिमम बी आर साइकिल, तो इसको हम लिख सकते हैं सीओपी ऑफ कॉर्नॉट इंटू एफिशिएंसी ऑफ कॉर्नॉट, सिंपली है ना, लिख सकते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया, बी आर साइकिल मतलब वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन साइकिल को सिस्टम के बारे में बता दिया, उसका एक टाइप अमोनिया वाटर बी आर साइकिल में बता दिया। इसमें बस इतना ही आता है जितना मैंने बताया। अब दूसरा क्या है, लिथियम ब्रोमाइड वाटर बी आर साइकिल, इसमें भी वही चीज़, मतलब कंडेंसर को हटा के हमने 3 चीज़ लगाया है, पंप एब्जॉर्बर लगाया है, पंप लगाया है, एक जनरेटर लगाया है, वही सेम टू सेम है। बस इसमें क्या है, जो वाटर है हमारा एक्ट करता है रिफ्रिजरेंट का, और लिथियम ब्रोमाइड एक्ट करता है हमारा ऑब्जॉर्बेंट का, बस यही बेसिक डिफरेंस है इन दोनों में। तो ये जितना मैंने आपको बताया ना यूनिट 3 में, सिर्फ उतना ही एग्जाम में आता है। देखिए हमने क्या क्या होता है यूनिट 3 में, डिजायर्ड मतलब जो डिजायरेबल प्रॉपर्टी ऑफ रेफ्रिजरेंट, दूसरा डिजिनेशन ऑफ रेफ्रिजरेंट, और तीसरा हमने बताया है वेपर अब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, और फिर इन दोनों के टाइप, सिर्फ इतना एग्जाम में आता है। और आता है हमारा न्यूमेरिकल, इस सीओपी पे न्यूमेरिकल आता है, तो उसको भी हम सॉल्व करा देंगे, वो भी इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है न्यूमेरिकल भी, तो उसको भी हम सॉल्व करा देंगे। बस इसमें इतना ही आता है, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, जो हम इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, ज़्यादा बड़ा बता के कोई मतलब नहीं है। एक क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ, एक इसी तरीके का क्वेश्चन आता है, बस उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस आ जाएगा, उसी तरीके का थोड़ा बहुत चेंजेस आ जाएंगे बस, और क्वेश्चन इसी तरीके से आता है। एक क्वेश्चन से आप मतलब पूरा समझ लेंगे कि इसका बी आर एस
का कोई भी न्यूमेरिकल आया यूनिट 3 का आप कर लेंगे, क्योंकि एक ही बेस पे रहता है, ज़्यादा हार्ड नहीं रहता है। उसमें एक COP पूछा ड्राइव करने का, या फिर कोई फॉर्मूला दे देगा, VR साइकिल एक्सप्लेन करो और एक न्यूमेरिकल करो। तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, इन अ VR मतलब वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम हीटिंग कूलिंग रेफ्रिजरेशन टेक्स प्लेस एट द टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस 20 एंड माइनस रिस्पेक्टिवली फाइंड द COP मैक्स ऑफ द सिस्टम। अब इसमें समझना क्या है कि हमारा TG और TC या फिर TE क्या दिया है। ये TG जो है 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब ये क्या हीटिंग हमारा, आप लोग मतलब क्वेश्चन से समझ आ रहा है, हीटिंग हमारा कहाँ होगा, जनरेटर पे हीटिंग होगा। और हमारा कूलिंग कहाँ होगा, कूलिंग नॉर्मली हमारा जो कूलिंग होगा हमारा 20 डिग्री सेल्सियस, मतलब कंडेंसर पे हमारा कूलिंग होता है। मतलब आप लोग थोड़ा माइंड लगाएंगे ना तो समझ में आ जाएगा। और तीसरा हमारा क्या दिया है, रेफ्रिजरेशन हमारा कहाँ होता है, ये हम लोग आप लोग पढ़ने पहले से मतलब स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, जब से RAC पढ़ रहे हैं तब से QE हमारा कहाँ पे, इवेपोरेटर पे ही रहता है। तो यहाँ देखो कूलिंग हमारा कहाँ होगा, TG पे, तो हम TG लिख लेते हैं। TG हमारा कितना है 100 डिग्री सेल्सियस। और दूसरा हमारा क्या है, कूलिंग कितना है 20 डिग्री सेल्सियस। ये कौन सा टेम्परेचर दिया है, TC, कूलिंग हमारा कंडेंसर में होता है 20 डिग्री सेल्सियस दिया है। अब फिर रेफ्रिजरेशन कहाँ पे होता है हमारा, इवेपोरेटर में, TE का टेम्परेचर, इवेपोरेटर का टेम्परेचर दिया है -5 डिग्री सेल्सियस। ठीक, अब देखो सेल्सियस दिया, इसको हम केल्विन में सॉल्व करना है, तो इसमें हम 273 ऐड कर देंगे, +273 तो ये इसमें प्लस करेंगे तो हो जाएगा 373, इसमें ऐड करेंगे हो जाएगा 293 इज इक्वल टू माइनस है तो हो जाएगा हमारा 268 केल्विन। ठीक, अब COP मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, COP ऑफ मैक्स क्या होता है, फॉर्मूला भी मैंने कुछ देर पहले बताया। COP ऑफ मैक्स क्या होता है, 1 -T0 अपॉन TG TE अपॉन T0 - T। अगर आप ये फॉर्मूला नहीं तो हमने आपको ये डेरिवेशन करवाया था, डेरिवेशन में ही आपको याद आ रहा होगा, देखिए TE अपॉन TC - TE TG - TC अपॉन TG, यही फॉर्मूला लगाइए तभी सॉल्व हो जाएगा। तो हम चलिए इस फॉर्मूला लगाते हैं, अभी हम कुछ देर पहले ये फॉर्मूला सॉल्व किए हैं, तो इसी फॉर्मूला को हम पुट करते हैं। देखिए फॉर्मूला क्या है, TE अपॉन में TC - TE TG - TC अपॉन TG। अब ये बेसिक ही फॉर्मूला पुट करना है, TE हमारा कितना है 268 अपॉन TC 293 माइनस TE 268, ये हो गया। अब ये TG 36373 माइनस TC 293 अपॉन TG 373, ये हो गया। अब इसको आप कैलकुलेटर पे पूरा वैल्यू रखिए, अब सीधा सॉल्व हो जाएगा। तो हमने कैलकुलेटर रखा है तो हमारा वैल्यू आ रहा है COP ऑफ मैक्स और VR साइकिल का आ रहा है 2.3। COP का यूनिट नहीं होता, ये यूनिट लेस होता है। तो बेसिकली यही क्वेश्चन आता है सिंपली, तो आप लोग ज़्यादा घबराइएगा मत, मतलब सिंपल से क्वेश्चन आता है और एक दे देगा कि आप अमोनिया वाटर का VR साइकिल ड्रा करिए, क्या क्या कंपोनेंट है उसके बारे में बताइए, और एक न्यूमेरिकल दे देगा। तो बहुत इजी है, आप लोग समझ लीजिएगा। अगर आप लोग को नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं एक और क्वेश्चन लाऊंगा। इसमें ज़्यादा न्यूमेरिकल ही पूछता है कि मतलब कभी और कोई कंडीशन देगा, फिर कोई और कंडीशन देगा। कभी कभी एक और क्वेश्चन पूछता है कि हमारा प्राइमरी रेफ्रिजरेंट और सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट का डिफरेंस क्या है और एक्सप्लेन करिए। ये भी कभी कभी पूछ लेता है, तो आप लोग इसको भी पढ़ लीजिएगा, ये कभी भी मिल जाएगा, चाहे GPT भी आप लोग डालेंगे तो सिर्फ डिफिनीशन ही आता है, थ्योरी। तो एग्जाम आपका आ गया इसलिए हम थ्योरी पढ़ा नहीं रहे हैं, चाहे GPT डाल लीजिएगा आ जाएगा। ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है, ये इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी रेफ्रिजरेंट और सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट के बारे में आप लोग थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा, और बाकी सब तो हमने एक्सप्लेन ही कर दिया है, बस इससे ज़्यादा इसमें नहीं आता। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, जो मैं पढ़ाया वही पढ़ के जाइएगा और फुल नंबर आएगा, क्योंकि इसके बाहर से कोई नहीं आता। हमने पूरा 3 साल का प्रीवियस ये देखा है, तो उसमें सिर्फ यही सब था, मतलब इसके आगे कुछ नहीं पूछता है। तो थैंक यू। डिजायरेबल प्रॉपर्टी ऑफ रेफ्रिजरेंट, इसमें सिर्फ 2 चीज़ बताएंगे, डिजायरेबल प्रॉपर्टी ऑफ रेफ्रिजरेंट और डिजिग्नेशन ऑफ रेफ्रिजरेंट। इसके बाद हमारा यूनिट 2 कंप्लीट हो जाएगा। डिजिग्नेशन ऑफ रेफ्रिजरेंट मतलब एग्जाम में बहुत बार आता है, तो ये मतलब हमेशा पूछता है, कभी 2 नंबर पूछेगा, कभी 7 नंबर में, तो ये इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनिएगा। और बहुत सिंपल में भी समझाया हूँ, मतलब बहुत सिंपल है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। पहले हम देख लेते हैं डिजायरेबल प्रॉपर्टी ऑफ रेफ्रिजरेंट। प्रॉपर्टी मतलब कौन कौन सी प्रॉपर्टी होना चाहिए रेफ्रिजरेंट का।
देखिए पहला हमारा क्या है, मतलब अ गुड रिफ्रिजरेंट शुड हैव फॉलोइंग प्रॉपर्टी। पहला हमारा क्या होना चाहिए, लो बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए और लो फ्रीजिंग पॉइंट भी होना चाहिए मतलब रेफ्रिजरेंट का, और हाई सैचुरेशन टेम्परेचर होना चाहिए, हाई लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, नो टॉक्सिक नो फ्लेमेबल होना चाहिए, नो नॉन एक्सपेंसिव नॉन कोरोसिव, इट शुड बी केमिकली स्टेबल होना चाहिए, लो कॉस्ट, इट शुड बी ओजोन फ्रेंडली एंड हाई COP, हाई थर्मल कंडक्टिविटी, लो स्पेसिफिक वॉल्यूम। अब देखिए वहाँ मेन पार्ट है ये, आप लोग अपने मन से भी लिख सकते हैं, तो इसलिए मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया। अब ये जो हमारा इंपॉर्टेंट है इसे एक्सप्लेन करूँगा। देखिए डिजिनेशन ऑफ अ रिफ्रिजरेंट, कैसे हम मतलब जो हमारा रिफ्रिजरेंट है या फिर जैसे रिफ्रिजरेंट होता है R22 R134, ये कैसे आता है, मतलब किस केमिकल फार्मूला से कैसे फार्मूला ड्राइव होता है, कैसे उस केमिकल का नाम होता है, वो सब इसमें देखेंगे। तो पहले इसमें देखिए 3 केस है, एक है हमारा सैचुरेटेड, दूसरा हमारा अनसैचुरेटेड और तीसरा हमारा इनऑर्गेनिक। ये तीनों केस है। अब हम इन तीनों केस को हम एक एक करके समझते हैं। पहला हम देखते हैं अनसैचुरेटेड मतलब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रेफ्रिजरेंट, मतलब ऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट। ऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट में 2 चीज़ आता है, एक होता है सैचुरेटेड, एक होता है अनसैचुरेटेड रेफ्रिजरेंट। हम इसमें सिर्फ सैचुरेटेड की बात करेंगे, जिसमें मतलब आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, जिसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड रहता है उसकी बात करेंगे। सिर्फ सिंगल बॉन्ड का आप लोग फार्मूला पढ़ेंगे, जैसे कार्बन का निकालेंगे 2m+2 होता है। देखिए अब इसमें क्या, इफ द केमिकल फार्मूला ऑफ रेफ्रिजरेंट इज इतना CmHnFqClQ, ये इंपॉर्टेंट है। और तो इसका डिजिनेशन कैसे करते हैं, इस फार्मूला से Rm-1 n+1 और P, ये हमारा डिजिनेशन है। इस ऐसे ही हमारा फार्मूला बनाते हैं। हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए जैसे हमारा ये दिया है CCl2F2, इसका केमिकल नेम क्या हो जाएगा, आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, ये हो जाएगा डाइफ्लोरो मीथेन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो मीथेन मतलब सिंगल कार्बन है, मेथ और सिंगल बॉन्ड है एन, तो क्या हो जाएगा डाइफ्लोरो मीथेन। अब हम इसका डिजिनेशन करते हैं। डिजिनेशन में हमारा क्या बोला था कि ये देखिए यहाँ पे Rm-1 n+1 और P, इससे हम मतलब ये वाले से कंपेयर करेंगे इसको Cl2F2। ये C का क्या है M, मतलब क्या है कि इसमें लिखेंगे M की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, M की वैल्यू हमारी होगी 1, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है तो M की वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी। अब N देखिए यहाँ H की पावर में N है, तो मतलब N यहाँ H है ही नहीं, तो N की वैल्यू हमारा 0, और F और P मतलब F जो है P, यहाँ F मतलब P कितना है यहाँ 2, P बराबर 2, मतलब इस चीज़ से हम कंपेयर करेंगे इसका। तो हमारा ये और ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों याद कर लीजिएगा, आप लोग डिजिनेशन बहुत अच्छे से कर लेंगे। और देखिए ClQ मतलब Cl के Q बराबर कितना हो जाएगा 2, Q बराबर 2। अब हम देखिए इस फॉर्मूला पुट करेंगे यही वैल्यू, तो हो जाएगा क्या R, ये हो जाएगा R डैश M की वैल्यू 1 है तो 1 - 1 0, और तुम्हारा n+1 है तो n की वैल्यू हमारा 0 +1 मतलब 1, और फिर P है P2, तो हमारा इस मतलब इसका डिजिनेशन क्या हो गया, डाइफ्लोरो मीथेन का डिजिनेशन R012। इसको हम सिमिलरली इस तरह भी लिख सकते हैं R12। ये हमारा आंसर हो गया। अब ऐसे कुछ हम और देख लेते हैं इसका कुछ एग्जाम्पल, फिर उसके बाद हम दूसरे केस में चलेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जैसे एक और हमारा एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक और एग्जाम्पल जैसे हम लेते हैं डाइफ्लोरोक्लोरोइथेन, मतलब जिसमें 2 कार्बन रहे। तो केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ेंगे डाइफ्लोरोक्लोरोमीथेन कैसे लिखा जाता है, तो हम तो इसका फॉर्मूला मतलब केमिकल फॉर्मूला लिख देते हैं। डाइक्लोरोमीथेन क्या होगा CHF2Cl, ये हमारा हो गया। अब हमें किससे कंपेयर करना है, एग्जाम में पहले वो लिखिएगा, कंपेयर किससे करना है, जो हमने ये लिखा था CmHn, फिर हमारा क्या था F, आप लोग साथ में लिखते रहेंगे ना, आप लोग कभी भूलेंगे नहीं। ये हमारा था, इसका डिजिनेशन हमारा कितना आ रहा था Rm-1 n+1 इंटू P, ये हमारा डिजिनेशन है। अब इसी को कंपेयर करके हम इसे लिखना है, तो हम क्या सिंपली करेंगे, M की वैल्यू यहाँ कितनी है 1, N की वैल्यू हमारा 1 है, और देखिए Fp मतलब P की वैल्यू 2 है, Cl Q की वैल्यू यहाँ 1 है, P की वैल्यू हमारी कितनी थी 2 थी। ये सब हो गया। अब इसमें पुट करेंगे, हो जाएगा R, M कितना है M1 है 1 1 0,
फिर n+1 मतलब 1, फिर 2, p कितना है 2। ये कौन सा फॉर्मूला हो गया R022, इसको हम सिंपली लिखते हैं R22, आगे जीरो है कुछ होता नहीं, तो ऐसे ही है। अब हम जैसे तीसरा करते हैं ट्राइफ्लोरो इथेन का। ट्राइफ्लोरो इथेन को हम ऐसे लिखते हैं C2F3 ट्राइफ्लोरो है, तो क्या है उसमें ट्राइक्लोरो है Cl3, ये हो गया। अब इसको हम दोबारा इसी से कंपेयर करेंगे, आप लोग लिख लीजिए बार बार, तो एग्जाम में आपका मतलब एग्जामिनर जो है अच्छा समझे कि हाँ। तो इसमें भी कंपेयर करेंगे, इसमें क्या m की वैल्यू हमारी 2 है, फिर f की, इसमें h नहीं है मतलब n क्या है 0, फिर f है p की वैल्यू हमारी 3 और Cl मतलब q की वैल्यू 3 है हमारा, ठीक, q की वैल्यू 3। अब हम इसका भी निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा r, फिर क्या है m-1 मतलब 2 है, 2 - 1 1, फिर n0 n+1 0 0+1 1, फिर p कितना है 3, ये कितना, इसका डिजिग्नेशन क्या हो गया R1113। अब हम आपको कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं, आप लोग निकाल के आइएगा। जैसे एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, अगर हमारा उल्टा दे तो कैसे निकालेंगे R32, अगर ये लिखा हो तो आप कैसे निकालेंगे, इसका निकाल लीजिएगा। अगर नहीं आएगा तो कमेंट करिएगा, मैं आपको बताऊंगा। अगर ऐसे दे दिया R115, इसका भी निकालिएगा। अगर नहीं आएगा तो आप कमेंट करिएगा, मैं बताऊंगा। अब हम उसके दूसरे केस पे चलते हैं, केस 2 हमारा। केस 2 हम क्या करते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रेफ्रिजरेंट का निकालते हैं। देखिए अब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला क्या होता है, वही है क्या CmHnPCl3, ये तो सेम है, ठीक, एक याद करेंगे ये वाला, यही सेम टू सेम है। अब इसका डिजिग्नेशन कैसे करेंगे, इसमें एक ऐड हो जाता है, पहले से यहाँ n लिखा जाता है और फिर उसके बाद सेम है m-1 n+1 p, उसके बाद हमारा सेम है, बस यहाँ पे एक आ गया 4 मतलब 1। तो इसका भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं C2H4 का। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ये क्या हो जाए, m बराबर हमारा कितना है 2, n बराबर 4, ये आप लोग मतलब सीख गए होंगे, इतना बता दिया। और यहाँ p नहीं है तो मतलब p बराबर 0, q भी नहीं है तो q बराबर 0। अब इसका डिजिग्नेशन कैसे करेंगे, R1 तो यहाँ पहले से दिया है तो 1 लिखेंगे, फिर m की वैल्यू m-1 1, फिर n की वैल्यू n+1 5, p हमारा 0 0, ये हमारा डिजिग्नेशन हो गया। अब हम चलते हैं अपने तीसरे केस को। तीसरा केस हमारा क्या था, इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट का, कैसे हम डिजिग्नेशन करते हैं। इनऑर्गेनिक में हमारा क्या क्या आएगा, अमोनिया आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, सल्फर डाइऑक्साइड आएगा, एयर आएगा, इन सबको अब देखते हैं कैसे डिजिग्नेशन करते हैं। देखिए इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट में हमारा कैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे NH3 हो गया, CO2 हो गया, मतलब सल्फर डाइऑक्साइड हो गया और एयर हो गया, ETC, अच्छा बहुत सारी चीज। अब इसका क्या है, एक का मतलब थोड़ा बहुत डिफरेंट है सबसे। इसका डिजिग्नेशन क्या होता है, मतलब R700, और क्या इसका बाद मॉलिक्यूलर वेट ऑफ रेफ्रिजरेंट, जितना अभी हम बताएंगे आपको मॉलिक्यूलर वेट ऑफ रेफ्रिजरेंट। आप लोग ये केमिस्ट्री में पढ़े होंगे कि मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालते हैं, नहीं आता तो कोई बात नहीं, मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला क्या है, डिजिग्नेशन निकाल के R700 प्लस मॉलिक्यूलर वेट ऑफ, जितना रेफ्रिजरेंट का मॉलिक्यूलर वेट है उतना। तो देखिए जैसे हम एग्जाम्पल पहले लेते हैं NH3 में आप लोग पहले इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे। मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालते हैं, ये नाइट्रोजन हमारा कितना है, नाइट्रोजन का हमारा वेट होता है 14 और कार्बन का 1 होता है +1, और कितने मॉलिक्यूल हैं 3, तो इंटू 3 कितना हो गया 17। अब इसका डिजिग्नेशन कितना हो जाएगा, R700 + 17, इसका डिजिग्नेशन हो जाएगा R717, ये है डिजिग्नेशन इसका मतलब अमोनिया का। अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे CO2 हो गया। CO2 का क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट पर क्या आएंगे, मॉलिक्यूलर वेट हमारा कार्बन का होता है 32, 32 नहीं होता है, कार्बन का हमारा होता है 12, मतलब इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, 6 × 2 मतलब 12 होता है। तो कार्बन का मॉलिक्यूलर वेट 12 होता है प्लस,
ऑक्सीजन का हमारा कितना होता है 16, कितने मॉलिक्यूल है 2, मतलब क्या हो जाएगा 12 प्लस 16 इंटू 32, ये हो जाएगा कितना 44, 44 इसका मॉलिक्यूल वेट हो गया। अब इसका डिजिनेशन मतलब डिजिनेशन निकालेंगे तो हो जाएगा 700 प्लस 44, ये कितना हो जाएगा R744, ये हो गया इसका डिजिनेशन। जैसे आप लोग अब इसके आगे में निकाल लीजिएगा एग्जाम्पल में, जैसे आपको नहीं आएगा तो बता दूंगा। जैसे H2O का निकाल दीजिए, फिर H2O के बाद सल्फर डाइऑक्साइड का निकाल दीजिए, इसका हम बता दे रहे हैं H2O, और फिर उसके बाद एयर का निकाल दीजिए। जो जो नहीं आएगा उसको आप कमेंट करिएगा, मैं बता दूंगा। तो एक और आता है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर रेफ्रिजरेंट, उसका भी मतलब वो एग्जाम में आता नहीं है, तो अगर आप लोग चाहेंगे तो पढ़ लीजिएगा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का। यहाँ पे मतलब एग्जाम आपको आने वाला है तो हम ज़्यादा टॉपिक नहीं बता रहे हैं, जो आता है एग्जाम में वही बता रहे हैं। तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर अगर आपका मन हो तो पढ़िए, नहीं तो रहने दीजिए क्योंकि एग्जाम में आएगा नहीं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।